सेरिब्रल कॉर्टेक्स हमने देख लिया था। तो हमारे पास अब लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक सिस्टम, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, इमोशनल ब्रेन। अब इस लिम्बिक सिस्टम में आपके पास 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स आपको ध्यान में रखने। ठीक है, तो हमारे पास जो सेरिब्रम के अंदर वाला हिस्सा है, सेरिब्रम के अंदर वाला हिस्सा, यानी अब अपन लिम्बिक सिस्टम की बात कर रहे हैं। लिम्बिक सिस्टम में 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स आपको ध्यान में रखने, अमाइगडाला लोब, हिप्पोकैम्पस और बेसल गैंग्लिया। सबसे पहले अमाइगडाला लोब ही है, वो अकेले नहीं, किसके साथ, हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर इमोशंस को कंट्रोल करता है। ये लव, एंगर, हेट्रेड, जेलसी, मोटिवेशन, ये सारा का सारा इमोशनल व्यवहार कौन कंट्रोल करेगा, अमाइगडाला लोब, किसके साथ मिलकर, हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर। फिर नेक्स्ट आता है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस वो स्ट्रक्चर है जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म, और आपको वही चीजें याद रहती हैं जो किस में जाती हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि आपसे कुछ पूछा जाता है और आपको ऐसा सिर्फ प्रतीत होता है कि आपको आ रहा है, लेकिन आता नहीं है। वो गले तक नहीं आ रहा है, वो मस्तिष्क आपके मजे ले रहा है, क्योंकि पहले आपने उसके मजे लिए, फिर वो आपके मजे लेगा। तो चोली दामन का साथ है आपके और आपके मस्तिष्क का। एसोसिएशन एरिया प्रोसेसिंग हो रही है, समझ रहे हैं। लॉन्ग मेमोरी का मतलब याददाश्त, लॉन्ग टर्म मेमोरी इधर ही है, ये हिप्पोकैम्पस, इसी हिस्से में सारे आपके पास कनेक्शन बन रहे हैं। और फाइनली होता है बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया बेसिकली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बेसल गैंग्लिया किस तरह के मूवमेंट्स के लिए काम करता है, स्टीरियोटिपिक मूवमेंट्स। ये स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड, फिक्स्ड, हाँ। जैसे आप चलते हो, आपके हाथ अपने आप मूव करते हैं, ऐसे फिजिकल मूवमेंट्स जो बार बार रिपीट होते हैं उसे कहते हैं स्टीरियोटिपिक मूवमेंट्स। जैसे कोई लेडी संगीत में आप डांस वांस करते हो तो उसके पहले प्रैक्टिस करते हो ताकि स्टेप्स याद रह जाएं और वो स्टेप्स आप वापस स्टेज पे कर सको। तो ऐसे फिजिकल मूवमेंट जो अपने आप को बार बार दोहराते हैं उसे क्या कहते हैं, स्टीरियोटिपिक मूवमेंट्स। उसको कौन कंट्रोल करता है, बेसल गैंग्लिया। लिख लो फटाफट। सारे लव, एंगर, हेट्रेड, जेलसी, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, सब। फियर कहते हैं ना, डर, डर लग रहा है, या डर मतलब आपको, जैसे किसी को अगर छिपकली से डर लगता है तो छिपकली से डर लगना मतलब रिमेंबरिंग फियर, ये भी अमाइगडाला लोब है। हाँ, तो लिम्बिक सिस्टम, इमोशनल ब्रेन, उसमें पहला लिख लेंगे अमाइगडाला लोब। ठीक है, फिर दिस लोब this lobe functions in association with the hypothalamus. This lobe
functions in association with the hypothalamus. Functions in association with the hypothalamus and is concerned with emotional behavior. ये सब सेरिब्रल मेड्यूला का हिस्सा ही है, अंदर वाला. And is concerned with emotional behavior such as love, anger, hatred, motivation, etc. And is concerned with emotional behavior such as love, anger, hatred, motivation, inspiration, etc. फिर नेक्स्ट हिप्पोकैम्पस. हिप्पोकैम्पस में सिंपल कन्वर्ट्स शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी. Converts short-term memory into long-term memory. और नेक्स्ट बेसल गैंग्लिया. बेसल गैंग्लिया ब्रैकेट में विच कंटेन्स कॉर्पस स्ट्राइटम. ये एक स्ट्रक्चर होता है. Concerned with regulation of stereotypic movements. हाँ, क्या क्या गैंग्लिया. मैंने कहा था गैंग्लियन शब्द कहाँ यूज करते हैं इधर, तो ठीक है, ये तो बेसल गैंग्लिया. बाकी आईज में जो गैंग्लियन होते हैं इसका मतलब वो सीएनएस के बाहर का हिस्सा है सेल बॉडी, उसको गैंग्लिया कह दिया. Concerned with regulation of stereotypic movements. Stereotypic movements मैंने बता दिया, ऐसे फिजिकल मूवमेंट्स जो अपने आप को बार बार रिपीट करते हैं. ठीक है, तो ये तो सारा सिस्टम अपन ने सेरिब्रम का देख लिया. सेरिब्रम में अपन ने सेरिब्रल कॉर्टेक्स देखा था पिछले वाले में, और अभी अपन ने अंदर वाला हिस्सा लिम्बिक सिस्टम. अब अपने पास फोर ब्रेन के अंदर नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या आता है, डायनसेफेलॉन. और डायनसेफेलॉन में अपन ने तीन हिस्से देखे थे, कौन कौन से? एपिथैलेमस, थैलेमस, तो डायनसेफेलॉन में तीन हिस्से होते हैं. एपिथैलेमस जो है, एपिथैलेमस बेसिकली इसमें न्यूरॉन ज्यादा नहीं होते, नॉन न्यूरॉन स्ट्रक्चर है, नॉन नर्वस. हाँ, इसके अंदर आपको कौन सा स्ट्रक्चर मिलता है? पीनियल बॉडी जो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती थी? मेलेटोनिन. तो मेलेटोनिन पीनियल बॉडी से था. एनसीईआरटी में लिखा हुआ था वो डायनसेफेलॉन के वेंट्रल साइड या डोर्सल साइड? डोर्सल, डीडी, डोर्सल साइड ऑफ डायनसेफेलॉन. और मेलेटोनिन का काम क्या था? स्लीप वेक साइकिल का रेगुलेशन, सिरकार्डियन रिदम. बायोलॉजिकल क्लॉक किसे कहते थे? इस मेलेटोनिन को ही कहते थे. तो इसका फंक्शन हम देख चुके हैं. थैलेमस जो होता है इंपॉर्टेंट है. थैलेमस को हम ब्रेन का
कोऑर्डिनेशन सेंटर या रिले सेंटर कहते हैं। कोऑर्डिनेशन या रिले सेंटर का मतलब है जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही है, आंखों से विजन की इंफॉर्मेशन आ रही है, कानों से हियरिंग की इंफॉर्मेशन आ रही है, स्किन से टच की इंफॉर्मेशन आ रही है, नाक, स्मेल छोड़ दो क्योंकि स्मेल थैलेमस से होके नहीं, स्मेल की इंफॉर्मेशन डायरेक्टली सेरिब्रम तक पहुंच जाती है, वो फिल्टर नहीं होती। उसके अलावा सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन थैलेमस कलेक्ट करता है। उसके बाद ये डिसाइड करता है कि इंपॉर्टेंट कौन सी है और प्रायोरिटी के बेसिस पर उसको प्रोसेसिंग के लिए कहां भेजता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। विजन की इंफॉर्मेशन है, थैलेमस ने पकड़ा और पकड़ के कहां भेजा, ऑक्सीपिटल लोब। हियरिंग की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट की, प्रोसेसिंग के लिए कहां भेजा, टेम्पोरल लोब। तो सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और प्रोसेसिंग के लिए सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अलग अलग हिस्सों पर भेजता है। फाइनली, और मतलब जनरली जो क्वेश्चन अगर नर्वस सिस्टम पे आता है वो आपके पास हाइपोथैलेमस। अपन ने क्या क्या फंक्शंस पढ़े हैं हाइपोथैलेमस के? थर्स्ट सेंटर हाइपोथैलेमस, हंगर सेंटर सेशाइटी सेंटर। भूख लगने को कहते हैं हंगर, पेट भर जाने को कहते हैं सेशाइटी या सैशिएट कहते हैं जिसको। तो हंगर सेंटर, थर्स्ट सेंटर, सेशाइटी सेंटर तीनों कहां होंगे, हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी के फंक्शंस को रेगुलेट कौन करेगा, हाइपोथैलेमस। बॉडी टेम्परेचर, थर्मो रेगुलेशन कौन करता है, हाइपोथैलेमस। ऑस्मो रेगुलेशन कौन करता है, हाइपोथैलेमस। और अभी अपन ने देखा अमाइगडाला लोब के साथ मिलकर इमोशनल बिहेवियर को भी कंट्रोल करेगा। तो क्वेश्चन नीट में आने वाला मतलब ब्रेन, क्योंकि सेरिब्रम इतना डिटेल में तो है नहीं, तो आपके पास इंपॉर्टेंट कौन सा है, हाइपोथैलेमस लिखेंगे। तो डायनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन में पहला एपिथैलेमस। लिखेंगे एपिथैलेमस में इस हफ्ते टेस्ट का सिलेबस आ गया क्या? नो, हाँ दे। क्या आ रहा है, मुझे क्या पता, पूछ रहा हूँ। अच्छा, इकोलॉजी और ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, गुड। हाँ, तो एपिथैलेमस में लिख लेंगे कंटेन्स पीनियल बॉडी या पाइनियल बॉडी, इनफैक्ट इट कंटेन्स पाइनियल बॉडी which secretes the hormone melatonin. Pineal body which secretes the hormone melatonin. Melatonin. फिर नेक्स्ट थैलेमस। It acts as coordination center or relay center. Thalamus. It acts as coordination or relay center. Coordination or relay center, that is collects all the sensory information collects all the sensory information and transfers it to the cerebral cortex for processing. Collects all the sensory information and transfers it to the cerebral cortex for processing. Processing
तो मतलब टच की इंफॉर्मेशन है, टच की इंफॉर्मेशन थैलेमस के पास पहुंचेगी और उसको प्रोसेसिंग के लिए कहाँ भेजेगा? कौन से हिस्से पर? पैराइटल लोब। गुड, ठीक है। फिर फाइनली आएगा हमारे पास हाइपोथैलेमस। इसको मतलब थैलेमस को गेटवे टू कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, क्योंकि इतनी सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन है, कौन सी जानी चाहिए, सेरिब्रल कॉर्टेक्स को पता चलनी चाहिए, प्रोसेस करनी चाहिए, वो थैलेमस डिसाइड करता है। ठीक है। फिर हाइपोथैलेमस के फंक्शन सारे इंपॉर्टेंट है। पहला, रेगुलेशन ऑफ पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को किस तरीके से कंट्रोल करता था? हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल। हाइपोथैलेमस में पहला आ गया रेगुलेशन ऑफ पिट्यूटरी, दूसरा रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, दूसरा थर्मो मतलब रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, मतलब ब्रैकेट में आप लिख सकते हो थर्मो रेगुलेशन। तीसरा सेंटर फॉर हंगर, सेंटर फॉर हंगर, थर्स्ट एंड सेशाइटी। सेंटर फॉर हंगर, थर्स्ट एंड सेशाइटी। नेक्स्ट, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन। और आखिरी, इन एसोसिएशन विथ अमाइगडाला लोब, कंट्रोल्स इमोशनल बिहेवियर। इन एसोसिएशन विथ अमाइगडाला लोब, कंट्रोल्स इमोशनल बिहेवियर। देखो, ब्रेन इज द फर्स्ट ऑर्गन टू स्टार्ट डेवलपिंग। मतलब जब आप ऑर्गेनोजेनेसिस पढ़ते हो तो ऑर्गेनोजेनेसिस में एक न्यूरल प्लेट बनती है, पढ़ा हुआ, और न्यूरल प्लेट से ब्रेन बनना चालू हो जाता है। तो सबसे पहला ऑर्गन जो बनना चालू होता है वो ब्रेन है। लेकिन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है द फर्स्ट ऑर्गन टू बी फॉर्म्ड इज हार्ट, क्योंकि ब्रेन बनना सबसे पहले चालू हो गया, लेकिन ब्रेन का डेवलपमेंट पूरा 6 से 8 साल। मतलब जब भी तो कहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल है कि इंडिया में देखा नहीं, इंडिया में जितना जल्दी बच्चे बोलते हैं स्कूल डाल दो, स्कूल डाल दो, स्कूल डाल दो। और कनाडा, मतलब सबसे बेस्ट स्कूल जो है दुनिया की वो है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, मतलब डेनमार्क में, स्वीडन में या कनाडा में। और डेनमार्क जहाँ पर सबसे बेस्ट स्कूल्स है, उनका एजुकेशन सिस्टम ये बोलता है कि 5 साल से पहले तक के बच्चों को स्कूल ही मत डालो, क्योंकि जब ब्रेन का 90% डेवलपमेंट ही 5 से 6 साल की एज में हो रहा है, तो आप 3-3 साल में स्कूल डाल के कर क्या रहे हो? यू मेड, मतलब आपने एक सिस्टम, बिजनेस मॉडल बना दिया। और पेरेंट्स को लगता है यार कौन ध्यान रखे, क्या करता है, 3-3 साढ़े 3 साल में बच्चा जब प्ले स्कूल में जाता है तो कुछ नहीं करता है, नहाता धोता है, पॉटी साफ करता है, सुसु करता है, क्या करता है? यही काम होता है।
प्ले स्कूल में देर इज नो लर्निंग, ठीक है, वो बेब को बनाने के लिए कि नहीं सोशल इंटरेक्शन होता है ना ये होता है। 5 साल तक ब्रेन का 90% हिस्सा डेवलप होता है, तो जो उसकी लर्निंग एबिलिटी है, जो स्किल डेवलपमेंट है, वो चालू ही 5 साल के बाद होता है। वो जितना जल्दी 2 साल पहले तो 5 साल में बचा, 4 नहीं, 3 नहीं, 2.5 नहीं, तो 2, मतलब नहीं तो ये आप ट्रेंड देख नहीं रहे हो क्या? ये ट्रेंड प्ले ने वो सारा सिस्टम किस लिए डेवलप किया गया? क्या क्या करता है एक बच्चा वहां जाके? कुछ नहीं करता। 5 साल तो 5 साल में 90 से अराउंड 85 to 90% ब्रेन डेवलप होता है, तो सारी स्किल्स जो है वो 5 साल के बाद ही काम करेंगी। इसलिए कोई भी स्कूल, अच्छी स्कूल या मतलब जहां पर भी एजुकेशन सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है, वो 5 साल से पहले स्कूल भेज देता ही नहीं है। खेलो कूदो, वो किताबें पकड़ा देते उनको, और 2 की टेबल रटा रहे, 3 की टेबल रटा रहे 3.5-4 साल में। मैंने क्या कर रहे हो यार? स्कूल सिस्टम अभी तक वही चीजें पढ़ा रहा है बच्चों को जो हमको पढ़ाई जाती थी। मतलब 35 सालों के अंदर सिस्टम मैंने कोई इवॉल्व ही नहीं किया। अब तो एआई आ जाएगी, क्या करेंगे फिर इंसान? वैसे भी सारे काम तो एआई कर जाएगा। आगे चलकर ऐसे बहुत सारे सर्विस सेक्टर है जिनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ड्राइवर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि एआई ड्रिवन कार आ जाएंगी। डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप कैसे वो बीप लगा होगा, आपका सारा मॉनिटर बता देगा आपका हार्ट बीट कितनी है, ब्लड प्रेशर कितना है। टीचर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आपके पास सारा सिस्टम, सारा इंसाइक्लोपीडिया ऑनलाइन अवेलेबल होगा। हाँ, तो रिडंडेंसी आने वाले 60-70 सालों में ये चेंजेस आएंगे, और उस समय दुनिया का सारा पैसा, दुनिया का सारा रिसोर्सेस कुछ 4 से 5% लोगों के पास ही रह जाएगा, और वो डिक्टेट करेंगे कि दुनिया कैसे चलेगी। आप लोग तो निबट जाओगे। क्यों क्यों निबट जाओगे आप लोग? अच्छा, 60-70 साल है, पता चल गया आपको। अच्छा, तो अब हमारे पास आता है नेक्स्ट मिड ब्रेन। 2 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले एनसीईआरटी में एक पॉइंट दे रखा है, आइटर या एक्विडक्ट। ये अपन देखेंगे, एक पैसेज होता है, आइटर या एक्विडक्ट है जो हम देखेंगे जिसके अंदर से सीएसएफ फ्लो करता है। तो आइटर या एक्विडक्ट किस हिस्से से पास करती है? मिड ब्रेन से पास करेगी। और दूसरा, हमारा जो मिड ब्रेन है, हमारे मिड ब्रेन में ऐसे 4 ऑप्टिक लोब्स होते हैं, और 2 एंटीरियर होते हैं, 2 पोस्टीरियर होते हैं, और ये 4 ऑप्टिक लोब्स के कारण मिड ब्रेन को किस नाम से जाना जाता है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया। क्वाड्रा का मतलब ही 4 होता है। फ्रॉग या एम्फीबियंस के मिड ब्रेन में 2 ही ऑप्टिक लोब्स होते हैं, उसे कॉर्पोरा बाइजेमिया कहते हैं। अब ये ऊपर वाले जो हैं, जिनको हम सुपीरियर कॉलिक्यूलाई के नाम से जानते हैं, और नीचे वाले इंफीरियर कॉलिक्यूलाई हैं। अब इनके 2 इंपॉर्टेंट काम है। आप देखो, एक सिंपल सी बात है, जहां पर आपका हेड मूव करता है, ऑटोमेटिकली हेड के मूवमेंट के साथ साथ आई बॉल का मूवमेंट होता है। ऐसा तो है नहीं कि आप लेफ्ट, आपका हेड लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है लेकिन आई बॉल राइट जा रही है, नहीं। तो आपके हेड के मूवमेंट को आई बॉल के साथ कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करता है? सुपीरियर कॉलिक्यूलाई। कहते तो इसको विजुअल रिफ्लेक्स है, बट विजुअल रिफ्लेक्स का मतलब है ये हेड और आई बॉल के मूवमेंट को सिंक्रोनाइज करता है। इंफीरियर कॉलिक्यूलाई क्या करता है? साउंड और हेड के मूवमेंट। जैसे आप आगे जा रहे हो, आपको आवाज आती है, तो जिस दिशा में आवाज आती है उसी दिशा में अपना आपका हेड टर्न करता है। ऐसा तो है नहीं कि आवाज को आपको पीछे दे रहा है और आप आगे देख रहे हो। तो साउंड के साथ हेड के मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करने का काम किसका होता है? इंफीरियर। और साउंड को कहते हैं एकॉस्टिक। तो हाँ, एकॉस्टिक का मतलब संबंधित विद साउंड, इसलिए जो आपके वो
स्टीरियोज आते हैं बड़े बड़े और जो महंगे महंगे से, वो एकॉस्टिक्स, एकोस्ट पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। एकॉस्टिक्स का मतलब है इट इज एसोसिएटेड विथ हियरिंग साउंड। तो ये 4 ऑप्टिक लोब्स। मिड ब्रेन में 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स याद रखने हैं। एक तो आइटर या एक्विडक्ट पास करती है उससे। दूसरा 4 ऑप्टिक लोब्स होते हैं जिसको हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया कहते हैं। जो ऊपर वाले ऑप्टिक लोब्स है जिसको सुपीरियर कॉलिकुलाई कहते हैं, वो किससे संबंधित है? विजुअल रिफ्लेक्स, मूवमेंट ऑफ हेड अलोंग विद आई बॉल। और इंफीरियर कॉलिकुलाई, मूवमेंट ऑफ हेड इन रिस्पॉन्स टू साउंड। लिख लो। ये एकदम पीछे क्यों किया? अब खुल जाएगा मतलब बेहतरीन। आप कमाल, आपने वो, अच्छा हाँ, एक काम करो, थोड़ा इसको और इधर ले लो ताकि आराम से खुल जाए वो। हाँ बस, अब पूरा खुल जाएगा। तो आज ये एकदम सोमवार को ऐसा क्या जचा आपको कि ऐसे करना है? रोज तो आगे रहती है। अच्छा, एक एक्स्ट्रा बेंच लगी होगी, ओके। लिखो लिखो। मिड ब्रेन में पहला तो आइटर और एक्विडक्ट, आइटर और एक्विडक्ट passes through the midbrain. Aqueduct passes through the midbrain. फिर नेक्स्ट, the midbrain is characterized by midbrain is characterized by presence of 4 optic lobes. Characterized by presence of 4 optic lobes. ब्रैकेट में लिख लेंगे कॉल्ड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया। ब्रैकेट में कॉल्ड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया। ठीक है, फिर लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, द 2 एंटीरियर ऑप्टिक लोब्स the 2 anterior optic lobes called superior colliculi the 2 anterior optic lobes called superior colliculi are concerned with visual reflex मतलब ब्रैकेट में coordinating the head and eyeball movement, coordinating the head and eyeball movement. Coordinating the head and eyeball movement. Or next, the 2 posterior optic lobes
optic lobes called inferior colliculi. Are concerned with acoustic reflex. Are concerned with acoustic reflex. मतलब ब्रैकेट में coordinating the head movement with sound. Coordinating the head movement with sound. ठीक है, तो ये आपके पास मिड ब्रेन हो गए। मिड ब्रेन में ये चारों ऑप्टिक लोब्स के फीचर्स है। अब आखिरी में मिड ब्रेन के बाद हमारे पास फाइनली ब्रेन का कौन सा पार्ट आता है? हाइंड ब्रेन। ब्रेन स्टेम में भी अपन देखेंगे, ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन भी आएगा, अभी अपन बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर। अब हाइंड ब्रेन में आपके पास 3 हिस्से हैं, सेरिबेलम, पॉन्स, सेरिबेलम सेरिब्रम के बाद सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है। इसमें स्पेशल फीचर ये होता है कि एक तो फ्लास्क शेप न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स का जो शेप होता है वो कैसा होता है? ऐसे फ्लास्क शेप, और ऐसे न्यूरॉन्स को हम क्या कहते हैं? पुर्किंजे सेल्स। तो काफ़ी बार सेरिबेलम में ये पुर्किंजे सेल्स पूछा जाता है, तो पुर्किंजे सेल्स न्यूरॉन्स ही हैं, ऐसे न्यूरॉन्स जिनका शेप कैसा है? फ्लास्क शेप। फिर सेरिबेलम का मेजर काम क्या होता है? बॉडी बैलेंस। तो आपका बॉडी बैलेंस, आपका बॉडी पोस्चर, आपका बॉडी इक्विलिब्रियम, आप चल रहे हो, सीढ़ियां ऊपर नीचे चल रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, कोई गेम खेल रहे हो, तो उस दौरान बॉडी बैलेंस को कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेलम। देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, हमारी स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी है या इनवॉलंटरी? वॉलंटरी है सारी स्केलेटल मसल्स, लेकिन स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी मसल्स में इनवॉलंटरी कंट्रोल कौन कर रहा है? सेरिबेलम। मतलब वो जो आप सारा मैथमेटिक्स में ये एंगल वैंगल सॉल्व करते हैं ट्रिगोनोमेट्री में, तो आप इनबिल्ट ट्रिगोनोमेट्री है आपका सेरिबेलम। आपका सेरिबेलम अपने आप सीढ़ियों का एंगल डिसाइड करके पता लगा लेता है कि मुझे कितना पैर उठाना है। भाई आप नॉर्मली सीढ़ियों से नहीं गिरते हो ना, क्यों नहीं गिर रहे हो? क्योंकि सेरिबेलम जो है वो आपके बॉडी बैलेंस को कंट्रोल कर रहा है। मतलब इनवॉलंटरी रेगुलेशन इन वॉलंटरी मसल्स करता ये सेरिब्रम के साथ में, इसलिए एक टर्म होता है, देखो हम आगे पढ़ेंगे ग्रे मैटर व्हाइट मैटर। अभी के लिए सेरिबेलम के अंदर ऐसा एक आर्बर वीटे मिलता है। आर्बर का मतलब ही ट्री होता है, वीटे मतलब लाइफ, वाइटल मतलब, तो आर्बर वीटे को एक्चुअली कहते हैं ट्री ऑफ लाइफ। इसका मतलब है ये जो व्हाइट मैटर है अंदर, व्हाइट मैटर ग्रे मैटर में एक्सटेंड करता है, और इसका मतलब यहां के न्यूरॉन्स जो हैं वो किसके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं? सेरिब्रम के साथ, और तब बॉडी बैलेंस होता है। इसलिए अल्कोहल कंजम्पशन सबसे मेनली किसको अफेक्ट करता है? सेरिबेलम को, इसलिए आदमी लड़खड़ा के चलता है। तो सेरिबेलम तो बॉडी बैलेंस हो गया, इसको इसलिए जायरोस्कोप भी कहते हैं सिस्टम का, क्योंकि ये डायरेक्शन बताता है, बैलेंस का में काम करता है। पॉन्स आपने ब्रीदिंग रेस्पिरेशन में पढ़ा होगा, पॉन्स में 2 सेंटर भी आपने पढ़े होंगे, एक होता है आपके पास एपन्यूस्टिक सेंटर, और दूसरा आपने पढ़ा होगा न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटॉक्सिक नहीं है, टैक्सिक है, ठीक है ना। एक इंस्पिरेशन को ट्रिगर करता है और एक इंस्पिरेशन को रोकता है ताकि एक्सपायरेशन हो सके। तो ये दोनों आपको किस में मिलेंगे? पॉन्स में। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा आपके बॉडी का सारी की सारी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज। सर्कुलेटरी सिस्टम में अपन ने देखा था
कार्डियक सेंटर मेड्यूला में होता है, डाइजेशन में आपने पढ़ा होगा वॉमिट सेंटर इसमें होता है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो जितनी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज हैं उसको कौन कंट्रोल करता है? ब्रीदिंग रेट, हार्ट बीट, वॉमिटिंग, पेरिस्टालसिस, सारी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है? मेड्यूला। इसमें डैमेज हो जाने पर इमीडिएट डेथ, वो छोटा दिमाग इसी को कहते हैं। सेरिब्रम में डैमेज हो जाए तो इमीडिएट डेथ नहीं होती, धीरे धीरे इशू आएगा। मतलब अ पर्सन कैन सर्वाइव विदाउट इंटेलिजेंस। मतलब सेरिब्रम में डैमेज से इमीडिएट डेथ नहीं होती, लेकिन मेड्यूला में डैमेज से सारा आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी रुक जाएगी। इसलिए देखो, मेड्यूला भी इनवॉलंटरी कंट्रोल कर रहा है, सेरिबेलम भी इनवॉलंटरी है, लेकिन सेरिबेलम इज इनवॉलंटरी कंट्रोल इन वॉलंटरी मसल्स, मेड्यूला इज इनवॉलंटरी कंट्रोल इन इनवॉलंटरी मसल्स। या देखो, ऑब्लॉन्ग गेटा स्ट्रक्चरल होगा, मतलब स्ट्रक्चरल रोल होगा, इसके शेप के बेसिस पे इसको नाम दिया है। हाँ, डिफाइनिंग फीचर है सर्वाइवल के लिए। ये नष्ट हो जाएगा, खत्म आदमी। सारा आपका हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट, सारा इनवॉलंटरी एक्टिविटीज तो यही कंट्रोल कर रहा है। अब मेरा एक सवाल है, अपन रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन भी इनवॉलंटरी है, मेड्यूला भी इनवॉलंटरी है, दोनों में फर्क क्या है? तो रिफ्लेक्स एक्शन इज ऑल्सो इनवॉलंटरी, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा इज ऑल्सो इनवॉलंटरी का कंट्रोल, तो दोनों में डिफरेंस लगे तो नहीं किसी के? ये बेंच गिरी, लेकिन आप लोग सब सलामत कैसे? सही, मतलब वो बेंच गिरी जिसपे कोई बैठा नहीं था। अच्छा, प्रतीक ने एक बात बोली कि कभी कभार होता है और ये तो हमेशा चलेगा, तो इसको थोड़ा बेटर टर्म्स में कैसे फ्रेम करोगे? सडन ही होता है, शाबाश। रिफ्लेक्स एक्शन इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस होता है, गरम भगोने पे हाथ लगाओगे, हथौड़ा यहां पे लगेगा, एक स्टिमुलस होगा, उसके कारण रिफ्लेक्स एक्शन होता है। मेड्यूला को कोई स्टिमुलस थोड़ी चाहिए, तो बिना स्टिमुलस जो इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है वो मेड्यूला, और स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में जब इनवॉलंटरी एक्टिविटीज कंट्रोल होती हैं तो वो रिफ्लेक्स एक्शन होता है। बस यही फर्क है। लिखेंगे हाइंड ब्रेन, पहला सेरिबेलम, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन second largest part of the brain. Next point, consists of flask shaped neurons called Purkinje cells. Consists of flask shaped neurons called Purkinje cells. Next point, the major function of cerebellum. The major function of cerebellum is in the regulation of body balance, body posture and body equilibrium.
बॉडी बैलेंस, बॉडी पोस्चर एंड बॉडी इक्विलिब्रियम। हाँ, नहीं, मतलब ये देखो स्ट्रक्चरल अगर होगा भी तो अभी मतलब अपने को नहीं मालूम, बट इसका क्योंकि देखो जनरली क्या होता है कि ये सेल्स बड़े होते हैं न्यूरॉन्स, क्योंकि इनके जो कनेक्शन जाएंगे वो सेरिब्रम तक जाएंगे, तो इसीलिए, क्योंकि आप नहीं समझ रहे, सेरिबेलम बिना सेरिब्रम के काम नहीं कर सकता। तो सेरिबेलम की सारी इंफॉर्मेशन जो है बैलेंसिंग की, वो उसको पहुंचानी किसको है? सेरिब्रम को है, क्योंकि हो तो वॉलंटरी मसल्स में रहा है। मेड्यूला तो क्या है कि अपने फंक्शन अपना काम अपने तक सीमित रख सकता है, सेरिबेलम कर नहीं सकता, क्योंकि सेरिबेलम को वो इंपल्स और वो मैसेज भेजना किसको है? सेरिब्रम को भेजना है। इसीलिए ये इसके सेल्स जो है पुर्किंजे फ्लास्क है, वो बेसिकली सेरिब्रम से कनेक्ट करने में उसको मदद करते हैं। बॉडी बैलेंस, बॉडी पोस्चर एंड बॉडी इक्विलिब्रियम। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे, within the cerebellum, within the cerebellum, arbor vitae, a tree of life is present. Arbor vitae or tree of life is present, in which the white matter extends into the gray matter. आर्बर वीटे लिखा हुआ है, VITAE, in which white matter extends into the gray matter. इसलिए अल्कोहल कंजम्पशन सबसे पहले किसको अफेक्ट करता है? सबसे पहले सेरिब्रम को अफेक्ट करता है, इसलिए ड्रिंक एंड ड्राइव का मना करते हैं। सबसे पहले किसको अफेक्ट करेगा? सेरिब्रम को, लेकिन ज्यादा मेजर इफेक्ट किस पर होता है? सेरिबेलम पर होगा। हाँ, आराम से। अल्कोहल तो डिफ्यूज, अल्कोहल केमिकल आराम से, कोई पैथोजन हो उसको प्रॉब्लम आता है। अल्कोहल में तो सीधा सबसे और भी देखो, अल्कोहल क्या करता है? एमाइगडाला लोब को भी अफेक्ट करता है बहुत, तो इसलिए वो कहते हैं ना कि वो आदमी कुछ भी बोल देता है, वो कर देता है, तो जो एमाइगडाला लोब है उसको भी कौन ट्रिगर करता है? अरे जो भी आप नहीं समझ रहे, वो अमाइगडाला लोब को भी अफेक्ट करता है, सेरिब्रम को भी अफेक्ट करता है, और मेजर अफेक्ट उसका किस पर होता है? सेरिबेलम पर। नहीं पता मेरे को ऐसे, सो सॉरी, कितने अमाउंट में कितने अमाउंट में नहीं, नो आइडिया, एब्सोल्युटली नो आइडिया। देखो दुनिया में ना एक, वैसे तो हर चीज़ का अपना अपना एक सिग्निफिकेंस या मैटर होता है, बट जनरली बहुत सिंपल सी बात है, दुनिया में अति हर चीज़ की खराब है, और कम अमाउंट में हर चीज़ फ़ायदा ही देती है। मतलब दो तीन चीज़ें छोड़ दो, गुटखा और सिगरेट छोड़ दो, तो जो कम से कम अमाउंट में भी नुकसान देती है। बाकी दुनिया में कोई भी चीज़ की कमी नुकसान नहीं देती, या कोई भी चीज़ का लिमिट जो है वो नुकसान नहीं देती। दूध भी कैंसर कॉज करता है, ज़रूर से ज़्यादा पियोगे दूध भी कैंसरस है, क्योंकि इट इज़, अब अगेन वो हमको ऐसे बचपन से बताया जाता है, पूरा मार्केट करते हैं, ये दूध इतना सडनली, मिल्क जो है वो सडनली उसका सुपर फूड का स्टेटस क्यों आया? क्यों क्यों अपने को ऐसा, क्यों ऐसा प्रिटेंड करते हैं हर घरों में, क्यों जाता है दूध पियो दूध पियो दूध पियो? दूध के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, मिल्क को अपन ऐसे स्कूलों में भी पढ़ाते हैं कंप्लीट फूड है। क्यों कंप्लीट फूड है? क्योंकि उसमें प्रोटीन्स भी हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, उसमें फैट्स भी हैं, ठीक है, तीनों बेसिक है, मिनरल एलिमेंट्स कम होता है। नाउ मिल्क इटसेल्फ इज गुड, नो इश्यूज, लेकिन द पॉइंट इज द वे वी ट्रीट मिल्क, क्योंकि आपने उसको जबरदस्ती निकाला है गाय से, आप जो गाय थी वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड थी या नहीं थी, उसको एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन लगे थे या नहीं लगे थे,
आप नहीं समझ रहे, कितने सारे फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि जो दूध की क्वालिटी है वो कैसे आ रही है। आपने उसको निकाला तो वो किस स्टेज में निकाला, ज़बरदस्ती निकाला, प्रोलैक्ट मतलब ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगा लगा के निकाला, उस पर डिपेंड करता है। दूसरा, घरों में दूध कितनी बार गर्म होता है? एक बार तो चलो समझ आता है, पास्चराइजेशन है, 3 बार गर्म होता है। आप सोचो 2 3 बार आप दूध को गर्म कर रहे हो तो वो वैसे ही कार्सिनोजेनिक हो गया यार। 65 65 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आप दूध को 2 या 3 बार आप हीट कर रहे हो मतलब, और अब तो साइंस की स्टूडेंट्स हो, घर में कोई बताता भी नहीं है चीज़ें। आप सोचो 3 बार किसी चीज़ के किसी को भी हीट करोगे आप, 3 बार घर में दूध गर्म होगा तो वो कार्सिनोजेनिक नहीं हो गया? कार्सिनोजेनिक। ये दूध जलेबी मिलती शादियों में, वो रड़ा हुआ दूध, वो क्या है? वो कार्सिनोजेनिक है। हाँ, ऐसा क्या है? और ऐसा कौन सा फूड है, ऐसा कौन सा वेजिटेरियन डाइट में ऐसी चीज नहीं है जो जो मिल्क के अलावा और किसी में नहीं मिलती? सब में मिलता है। लेकिन इट वॉज अ मार्केटिंग स्टंट। बचपन से वैसे दूध दूध वो ऐड आता था टीवी पे, रोज दिखाते थे अमूल का दूध, आप समझ रहे हो? ये सब वायरिंग, ये सब ऐसे बचपन से जब बताया जा रहा है, आप क्वेश्चन करोगे नहीं। नोबडी इज देयर टू क्वेश्चन इट। ना आप पढ़ते हो, ना समझना चाहते हो, बस वो भेड़ चाल में बस वो ऐड दिखा दो। रोज ऐड देखते हैं, घर वाले देखते हैं, उनको जरूरी है पियो दूध, पियो दूध, सुबह पियो, दोपहर पियो, शाम को पियो। आधे टाइम 40% ऑफ द पॉपुलेशन इज लैक्टोज इंटॉलरेंट। पता भी होगा आपको, दूध नहीं पचता, हम कॉमन टर्म्स में कहते हैं, क्योंकि वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है। एक एज के बाद काफ़ी मतलब, और ये तो काफ़ी मिडिल ईस्ट की और यूरोपियन पॉपुलेशन वैसे भी लैक्टोज इंटॉलरेंट है, उनमें लैक्टेज काम ही नहीं करती। तो लैक्टेज काम नहीं करेगी तो मिल्क शुगर लैक्टोज को कौन डाइजेस्ट करेगा? वो टूटेगा ही नहीं, इसलिए वो लैक्टोज इंटॉलरेंट हो जाते हैं। तो ऐसे मतलब, तो ठीक है, मिल्क इज गुड, मिल्क इन इटसेल्फ इज अ गुड, लेकिन हम जिस जिस तरीके से दूध पीते हैं, जो हमारा तरीका है, वो सही नहीं है। ऐसे तो ज़्यादा ज़्यादा दूध पियोगे तो भी वो तो कार्सिनोजेनिक है। मिल्क पाउडर और भी खराब। मिल्क पाउडर क्या है? कोरी शुगर। मिल्क पाउडर हैज ओनली शुगर इन इट। मिल्क पाउडर में तो और भी कुछ भी नहीं है। मिल्क पाउडर इज प्योर शुगर, मतलब साला 90% शक्कर है उसमें। अरे ठंडा गर्म आप नहीं समझ रहे। हाँ करो, मैं कहाँ थे? पॉन्स। पॉन्स में पूरा नहीं लिखाऊंगा, सिर्फ लिख लो पॉन्स में, दोनों आप पढ़ चुके हो, एपनियोस्टिक एंड न्यूमोटैक्सिक सेंटर। पॉन्स, एपनियोस्टिक एंड न्यूमोटैक्सिक सेंटर का प्रेजेंस, पता है फंक्शन सारे। और आखिरी में मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मुझे क्या पता, होते हैं घरों में, हमारे में भी होते थे पहले, फिर बंद करवाया। हाँ अच्छा है ना। अरे एक बार होता है गुड, मैं नहीं कह रहा ऐसे सब घरों में 3 3 बार होता है, एक बार ही होता है, बहुत अच्छी बात है। जब भी तो चाय नुकसान करती है, चाय नुकसान इसलिए करती है, उसमें दूध दाय नुकसान। अरे अगेन, जरूरत से ज्यादा हर चीज नुकसान करती है। जरूरत के कम, पेट ज्यादा भरेगा तो नुकसान देगा, पेट कम भरा होगा कभी नुकसान नहीं देगा। नो बडी, मतलब पेट जरूरत से ज्यादा भरेगा तो ही दिक्कत देगा, पेट जरूरत से कम भरा होगा तो कभी दिक्कत नहीं देगा। सिंपल सी बात है। दुनिया में अति विनाश का सबसे बड़ा कारण है, हर आदमी को जरूरत से ज्यादा चाहिए। हाँ, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। Regulation of all the involuntary activities. Regulation of all the involuntary activities. बैक एंड में आप लिख लेंगे ब्रीदिंग रेट, हार्ट बीट, वॉमिटिंग,
पेरिस्टाल्सिस एटसेट्रा। ब्रीदिंग रेट, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, वॉमिटिंग, पेरिस्टाल्सिस एटसेट्रा, ये सारे इनवॉलंटरी एक्टिविटीज। हाँ, नहीं तो करेगा ना फिर। ये मेड्यूला भी अपन पढ़ेंगे। मेड्यूला अपना काम किसके थ्रू करवाता है? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। एक बढ़ाता है, एक कम करता है, जब भी तो होम्योस्टेसिस मेंटेन रहती है बॉडी। ये रेगुलेट कर रहा है, मतलब कम है तो बढ़ा देगा, बढ़ा देगा तो कम कर देगा, बैलेंस मेंटेन रखता है। ठीक है, इनवॉलंटरी मतलब ब्रैकेट में लिखेंगे इनवॉलंटरी रेगुलेशन इन इनवॉलंटरी मसल्स। Involuntary regulation in involuntary muscles. और एक नोट लिख लेंगे, डैमेज टू मेड्यूला कैन लीड टू इमीडिएट डेथ। Damage to medulla can lead to immediate death. ट्रेस हो जाएगी मतलब? हाँ, ऑटोप्सी में तो पता चल ही जाएगा। कहाँ होता है? पीछे होता है। अब देखो, बेसिकली मेरे पास अगर मैं ये एक ब्रेन का स्ट्रक्चर है तो हमारे पास ये सेरिब्रम होगा, यहां पे कहीं क्या होगा? डायनसेफेलॉन, मिड ब्रेन, सेरिबेलम, यही है आपके पास। तो अब आपके पास ब्रेन के वो कौन कौन से पार्ट हैं जो एक सेम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में आ रहे हैं? मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के पॉन्स और मेड्यूला। तो ये क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है? ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम में क्या पार्ट आ गया? मिड ब्रेन, और पूरा हाइंड ब्रेन नहीं, हाइंड ब्रेन के पॉन्स और मेड्यूला। मतलब कौन सा ब्रेन का पार्ट स्टेम का हिस्सा नहीं है? सेरिब्रम, डायनसेफेलॉन और सेरिबेलम। आगे अपन पढ़ेंगे ये मेड्यूला जो है वो एक ही ओपनिंग के द्वारा, हाँ वो ओपनिंग कौन सी होती है? फोरामेन ऑफ मैग्नम। इस ओपनिंग के द्वारा मेड्यूला ही किस में खुलेगा? स्पाइनल कॉर्ड में खुलेगा। हाँ, वो सीएसएम अभी हम देखेंगे, बट ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड का एक ही स्ट्रक्चर है, और सेरिब्रम, डायनसेफेलॉन, सेरिबेलम के अलग स्ट्रक्चर है। इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि सेरिब्रम, डायनसेफेलॉन और सेरिबेलम के पेरिफ्री हिस्से में आपको क्या मिलेगा? ग्रे मैटर, और सेंटर में आपको क्या मिलेगा? व्हाइट मैटर। तो पेरिफ्री में ग्रे मैटर और सेंटर में व्हाइट मैटर किस किस हिस्से में? सेरिब्रम, डायनसेफेलॉन और सेरिबेलम। बाकी कौन सा हिस्सा बच गया? मिड ब्रेन, पॉन्स, मेड्यूला, मतलब ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड में उल्टा, ग्रे मैटर सेंटर की तरफ, व्हाइट मैटर पेरिफ्री की तरफ। होता क्या है जब आप किताबों में पढ़ोगे? तो किताबों में तो सिंपल सी बात है कि ग्रे मैटर का मतलब होता है जिनमें नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स हो, और व्हाइट मैटर का मतलब है जिसमें माइलिनेटेड एक्सॉन हो, क्योंकि माइलिन का जो कलर होता है वो व्हाइट होता है, और माइलिन का कलर व्हाइट होता है, तो माइलिनेटेड एक्सॉन्स को हम कहते हैं व्हाइट मैटर, और नॉन माइलिनेटेड को कहते हैं ग्रे मैटर। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं ना, द इंटेलिजेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ ग्रे मैटर।
क्योंकि पूरा सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो पेरिफ्री में है, और पेरिफ्री में पूरा क्या है, ग्रे मैटर, क्योंकि ग्रे मैटर में सिर्फ एक्सॉन्स नहीं है, एक्सॉन के साथ सेल बॉडीज भी है। व्हाइट मैटर का मतलब ये तो केवल माइलिनेटेड एक्सॉन है, ये केवल इंपल्स ट्रांसमिशन में काम कर रहे हैं, लेकिन एक्सॉन के साथ पूरा का पूरा सेल बॉडी, पूरा न्यूरॉन स्ट्रक्चर आपको किस में मिलेगा, ग्रे मैटर में। तो ग्रे मैटर हैज नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स प्लस सेल बॉडीज, पूरा न्यूरॉन का गुच्छा है, पूरा एक कनेक्शन या एक साइनैप्स बनाने की क्षमता रखता है, इसलिए इंटेलिजेंस है। और व्हाइट मैटर में केवल क्या है, माइलिनेटेड एक्सॉन्स का एक समूह है। तो बेसिकली इंपल्स ट्रांसफर कौन कर रहा है, व्हाइट मैटर, लेकिन मेमोरी स्टोर कौन कर रहा है इंफॉर्मेशन, ग्रे मैटर। तो पहले तो आप लिख लो ब्रेन स्टेम क्या होता है। मिड ब्रेन as well as pons and medulla of hind brain. Midbrain and as well as pons and medulla of hindbrain constitute the brain stem. Constitute the brain stem. ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट, सेरिब्रम diencephalon and cerebellum. Cerebrum, diencephalon and cerebellum have gray matter towards the periphery, and white matter towards the center. Gray matter towards the periphery and white matter towards the center. और इसका उल्टा नेक्स्ट, ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कॉर्ड उल्टा हैव white matter towards the periphery and gray matter towards the center. Have white matter towards the periphery and gray matter towards the center. अब देखो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है ना, एक सिंपल चीज होती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में आपको ऐसे कवरिंग मिलेगी, और एक ऐसी कवरिंग है जो किसको कवर करके रखती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, उसको हम किस नाम से जानते हैं, क्रेनियल मेनिंजिस। और ये तीन होती है, सबसे बाहर वाली जो कवरिंग होती है उसे कहते हैं ड्यूरामेटर, बीच वाली होती है उसे कहते हैं एरेक्नॉइड मेटर या एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन, और पाया मेटर का मतलब क्या होता है, मां, मेटर का मतलब मां, एल्मा मेटर का मतलब क्या होता है, माय मदर। एल्मा मेटर इज माय मदर। कहते हैं
द स्कूल इज माई एल्मा मेटर। मेटर का मतलब मदर, ठीक है। हाँ, और वो तो मेरे जीवन में भी ऐसे दो माओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, माँ और सिनेमा। क्रेनियल मैनेजेस हेडिंग डालेंगे। एंटरटेनमेंट में होता है। मीटर का मतलब मैटर नहीं होता, ठीक है। ठीक है, क्रेनियल मैनेजेस में लिखेंगे फिर द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड brain and spinal cord are enclosed by three cranial meninges. Are enclosed by three cranial meninges. आउटरमोस्ट ड्यूरा मेटर है, मिडिल एरेक्नॉइड और इनरमोस्ट पाया मेटर। अब वैसे तो हमको पता है आउटर मोस्ट ड्यूरा है, मिडिल एरेक्नॉइड है, इनर मोस्ट पाया मेटर है। तो एक्चुअली इसका अगर ये तीन लेयर है। आउटर मोस्ट लेयर कौन सी हो गई? ड्यूरामेटर। मिडिल वाली एरेक्नॉइड है, इनर मोस्ट पायामेटर है। अब काम की चीज क्या क्या है? सबसे पहले तो आपको ड्यूरामेटर और एरेक्नॉइड के बीच का जो स्पेस होता है उसे कहते हैं सब ड्यूरल स्पेस, और एरेक्नॉइड और पायामेटर के बीच का स्पेस है उसे कहते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस। पायामेटर इनर मोस्ट लेयर है, इसमें मैक्सिमम ब्लड सप्लाई होती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? मोस्ट वैस्कुलर। हाँ, अभी हम देखेंगे कैसे, क्योंकि इस पायामेटर के साथ ब्लड वेसल्स होंगे, मतलब इस पायामेटर के साथ ये इस पायामेटर के साथ आपके पास ये सारे ब्लड वेसल्स जुड़े हुए, और ये ब्रेन की इनर मोस्ट लेयर है, मतलब इसके एकदम नीचे आपको क्या मिलेगा? ब्रेन की एपिथीलियम, और ब्रेन की एपिथीलियम को हम क्या कहते हैं? एपिंडाइमल एपिथीलियम। ये आपके पास क्या हो गया? एपिंडाइमल एपिथीलियम ऑफ ब्रेन।
मतलब आप इसको इस तरह से समझ सकते हो, ये मेरे पास आउटर मोस्ट लेयर होगी ड्यूरामेटर की, ब्रेन को कवर कर रही है। फिर ये मिडिल लेयर होगी कौन सी, एरेक्नॉइड की। और सबसे अंदर की तरफ कौन सी लेयर होगी, ये पायामेटर। अब ये देखो, ये जो पायामेटर है आपके पास, ये पायामेटर के साथ क्या जुड़े होंगे, ब्लड वेसल्स। और ये ब्रेन की एपिथीलियम कौन सी है, एपिंडाइमल एपिथीलियम। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हम आगे देखेंगे सीएसएफ कैसे बनेगा। अभी के लिए आउटर मोस्ट ड्यूरामेटर है, एरेक्नॉइड है, पायामेटर है। ये यहां पर इस टर्म को, इसे हम कहते हैं वीनस साइनसेस। याद रखो, देखो फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब यहां पे ब्लड वेन्स यहां से निकलेंगे और ब्लड को ले जाएंगी। और अभी के लिए मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं यहां पर, सब एरेक्नॉइड स्पेस, यहां पर क्या फ्लो करेगा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। कैसे बनेगा, क्या बनेगा, वो भी हम देखेंगे। अभी के लिए आपको इस डायग्राम से तीन चीजें पता होनी चाहिए, आउटर मोस्ट, मिडिल, इनर मोस्ट। सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई कौन बना रहा है, पायामेटर। और पायामेटर ब्लड वेसल्स के साथ जुड़ी हुई है और ब्रेन की एपिंडाइमल एपिथीलियम से जुड़ी हुई है। ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड है वो सीएसएफ है। बाहर बाहर तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो गया ना, हर जगह फ्लोट करता है ना, तो फ्लोट मतलब बॉयंसी कौन दे रहा है, सीएसएफ ही दे रहा है। 1.5 किलो का ब्रेन है, आपको कंधों पर महसूस होता है क्या, ये सीएसएफ के कारण, सिर्फ सीएसएफ के कारण। बना लो ये, क्या क्या ब्लॉकेज, मतलब हाँ ब्लॉक भी हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है यार। एक तो देखो, मेनली न्यूट्रिएंट या ब्लड सप्लाई कहां से मिल रही है ब्रेन को, कैरोटिड आर्टरी, मेन तो वही देता है। तो कैरोटिड आर्टरी में कोई ब्लॉक हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। ब्लड नहीं तैरता, ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड सीएसएफ तैरता है। ब्रेन के अंदर जो फ्लो करता है सीएसएफ।
ये बना लिया। अब देखो मैं इस पे सिर्फ क्या कर रहा हूं, ये 3 हिस्से हैं, इनर मोस्ट पायामीटर, ब्लड वेसल्स और एपिंडाइमल एपिथीलियम। इस पूरे स्ट्रक्चर को मैंने नाम दे दिया यहां पर कोरोइड प्लेक्सस। प्लेक्सस का मतलब ही गुच्छा होता है, नेटवर्क। तो कोरोइड प्लेक्सस किससे मिलकर बना है? पायामेटर है, पायामेटर और ब्लड है, और ब्लड के अंदर एपिंडाइमल एपिथीलियम है। यहां से जो ब्लड वेसल्स है उसका ब्लड छनेगा, मतलब फिल्टर होगा, और वो ब्लड फिल्टर होकर ब्रेन के अंदर आएगा। मतलब सीएसएफ बनाने वाला स्ट्रक्चर कौन सा है? कोरोइड प्लेक्सस। पहली चीज तो सीएसएफ का फुल फॉर्म याद रखना। इसका नाम सीएसएफ क्यों पड़ा? क्योंकि ये एक ऐसा फ्लूइड है जो ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में फ्लो करता है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर फ्लूइड फ्लो करता है जिसको सीएसएफ कहते हैं। ये सीएसएफ फ्लूइड है तो बनेगा तो ब्लड से ही। भाई सीएसएफ अलग से तो है नहीं कि अलग से कोई सिंथेसिस हो रहा है। आपके पास खून है, ब्लड है, ब्लड ही आगे चलकर क्या बनाएगा? सीएसएफ। तो इसका मतलब सीएसएफ बनाने के लिए आपको ब्लड वेसल्स चाहिए। तो आपके पास इनर मोस्ट लेयर पायामेटर हो गई, उसके बाद आपके पास ये सारे ब्लड वेसल्स हो गए, और ये पायामेटर ब्लड वेसल्स किसके साथ और जुड़े हुए हैं? एपिंडाइमल एपिथीलियम। तो ये तीनों गुच्छा, तीनों गुच्छे को मैंने क्या कह दिया? कोरोइड प्लेक्सस। इसमें से हल्का हल्का ब्लड प्लाज्मा छनता रहेगा और वो ब्रेन के अंदर आता रहेगा। मैं ब्रेन को एक बार सामने से देख रहा हूं, मतलब मैं उसका एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देख रहा हूं। अब वो देखो ऐसा लगता नहीं है, बट आपको महसूस करना, मैं यूं देख रहा हूं ब्रेन को, ये सामने से काट के सामने से लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो आपके पास आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होगी? ये ड्यूरामेटर बना रहा हूं जिसको मैं ऐसे शेड, ये मेरे पास ड्यूरामेटर है। मिडिल वाली लेयर एरेक्नॉइड मेटर है, और अंदर की ओर धसी हुई ये किसी, कोई बाहर से अंदर आया ना, कह ही नहीं सकता कि ये ब्रेन हो रहा है, पढ़ रहे हैं। मतलब ये आपके पास पायामेटर है, क्रेनियल मेनिंजिस तो बाहर वाला ड्यूरामेटर, बीच वाला एरेक्नॉइड मेटर, सबसे अंदर वाला पायामेटर। अब इस पायामेटर के साथ क्या क्या जुड़े हुए हैं? ये ब्लड वेसल्स है, और तीसरा स्ट्रक्चर क्या है? ब्रेन की एपिंडाइमल एपिथीलियम है। इन तीनों को मिलकर मैंने क्या नाम दे दिया? कोरोइड प्लेक्सस। यहां से ब्लड छनेगा और ब्लड फिल्टर होकर ब्रेन के अंदर आएगा, तो वो कौन सा फ्लूइड कहलाएगा? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बना कौन रहा है? कोरोइड प्लेक्सस। कोरोइड प्लेक्सस किससे बना हुआ है? पायामेटर, ब्लड वेसल्स और ब्रेन की एपिंडाइमल एपिथीलियम से। अब वो फ्लो कैसे करता है वो भी देख लो। यहां पर ब्रेन का काफी हिस्सा अंदर से खोखला होता है, जैसे ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स है, ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स है, अंदर से खोखले होते हैं। इनको हम पैरासील भी कह सकते हैं, या इनको हम लैटरल वेंट्रिकल्स भी कह सकते हैं। ये कहां पर लोकेटेड है? सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। तो ये कितने हो गए? 2। फिर यहां पर आपके पास डायनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन में भी एक वेंट्रिकल या खोखला हिस्सा होगा जिसे हम क्या कहेंगे? डायासील। और यहां पर हाइंड ब्रेन में
कल के न्यूज रहेंगे, शिक्षा के नाम पर क्या हो रहा है देखो। मुझे एक चीज बताओ, तो गलती इंसान से ही होती है, लेकिन कोरोइड प्लेक्सस क्लियर किससे बना हुआ है? पायामेटर, ब्लड वेसल्स, एपिंडाइमल एपिथेलियम। यहां से ब्लड फिल्टर होकर सीएसएफ बनाएगा। अब ये सीएसएफ ब्रेन के अंदर फ्लो कैसे करेगा? ब्रेन के अंदर 4 खोखले हिस्से हैं, जिसको 4 वेंट्रिकल्स कहते हैं। 2 कहां पर हो गए? सेरेब्रल हेमिस्फीयर, जिसको पैरासील कहेंगे। एक डायनसेफेलॉन में हो गया, जिसको डायासील कहेंगे। और एक हाइंड ब्रेन में होता है, जिसको मेटासील कहेंगे। तो 2, ये 1 और ये 1, कितने वेंट्रिकल्स हैं? 4। इनमें सीएसएफ बनेगा। अब सेरेब्रल हेमिस्फीयर से सीएसएफ निकलकर कहां आएगा? डायासील। डायासील से निकलकर कहां आएगा? मेटासील। तो कैसे आएगा? सेरिब्रम से डायनसेफेलॉन में एक ओपनिंग के द्वारा आएगा, जिसे क्या कहेंगे? फोरामेन ऑफ मोनरो। और डायनसेफेलॉन से हाइंड ब्रेन आएगा, तो बीच में मिड ब्रेन आएगा। और मिड ब्रेन में कौन सी डक्ट होती है? आइटर या एक्विडक्ट। उससे सीएसएफ फ्लो करता हुआ हाइंड ब्रेन में आएगा। इससे नीचे स्पाइनल कॉर्ड में भी जाएगा और वापस ब्लड सर्कुलेशन में चला जाएगा। सबसे पहले तो आपको इसमें याद क्या रखना है? कोरोइड प्लेक्सस। कोरोइड प्लेक्सस की 2 चीजें। सबसे पहले बना हुआ किससे है? 3 स्ट्रक्चर्स हैं, पायामेटर, ब्लड वेसल्स और एपिंडाइमल एपिथेलियम। 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बनाए। काम क्या कर रहा है? सीएसएफ बना रहा है। इसका काम है सीएसएफ बनाना। तो यहां से सीएसएफ बना, यहां से सीएसएफ बना। अब बना तो पूरे ब्रेन के अंदर फ्लो करेगा, तो खोखले हिस्सों में ही फ्लो करेगा। 2 खोखले हिस्से यानी 2 वेंट्रिकल्स आपको कहां मिलेंगे? सेरिब्रम में। एक खोखला हिस्सा कहां मिलेगा? डायनसेफेलॉन में। एक खोखला हिस्सा कहां मिलेगा? हाइंड ब्रेन, मेटासील। सेरिब्रल हेमिस्फीयर में जो सीएसएफ बना, वो फोरामेन ऑफ मोनरो से होता हुआ डायसील में आया, और मिड ब्रेन के आइटर या एक्विडक्ट से होता हुआ हाइंड ब्रेन में आया, और हाइंड ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में गया। ये सीएसएफ का फ्लो या प्रवाह है। ठीक है, पॉइंट्स लिख लो पहले, तो फिर ये बना लेना आप। पहले लिख लो कोरोइड प्लेक्सस। पिछला नहीं बनाना है, ये बस यही बनाना है। कोरोइड प्लेक्सस में लिख लेंगे, इट इज कंपोज्ड ऑफ पायामेटर, blood vessels and ependymal epithelium. और नेक्स्ट पॉइंट, कोरोइड प्लेक्सस फॉर्म्स द सीएसएफ या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। कोरोइड प्लेक्सस फॉर्म्स द सीएसएफ या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सीएसएफ या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड मतलब
कोरोइड प्लेक्सस, क्योंकि वो बनना ही हुआ, बर्न ब्लड से रहा है तो क्या हुआ? CSF 3 काम करता है। एक तो शॉक एब्जॉर्बर है, ब्रेन को एक्सटर्नल इंजरी से बचाता है। दूसरा बॉयंसी दे रहा है, आपको 1.5 किलो का भार हो नहीं रहा। और तीसरा एडिशनल न्यूट्रिएंट्स, अगर ब्लड में कोई न्यूट्रिएंट कम हो गया है तो एडिशनल न्यूट्रिएंट CSF सप्लाई कर सकता है। क्या होगा? किसका? 1.5 किलो? ब्रेन का वेट कैसे हो गया? क्यों? न्यूरॉन्स नहीं है, 100 बिलियन है। न्यूरोग्लिया नहीं है, सपोर्टिंग सेल्स। हाँ तो 4 हिस्से हैं, छोटे छोटे खोखले हैं। बना लो फटाफट। ये मतलब हेडिंग डाल देना, फ्लो ऑफ CSF, और ये है। चार खोखले से ना, 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर 2 होते हैं, एक 2 हो गए हेमिस्फीयर, 2 खोखले से, तीसरा डायासील और चौथा मेटासील। इस संडे आपका टेस्ट सीरीज वाला टेस्ट है या नॉर्मल टेस्ट है? टेस्ट सीरीज वाला है। हैं? भी है तो, अगर है तो होगा नहीं, और होगा नहीं तो फिर है कैसे? चलो बाकी कल करेंगे। ठीक है भाई, बाकी कल फिर कंटिन्यू करेंगे इसको। धन्यवाद।